हेलो दोस्तों, मैं सुरुचि कुमारी बीपीएससी गुरुकुल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी का एनसीईआरटी देखेंगे और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो एनसीईआरटी के बेस पे बनाया गया, बुक के बेस पे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और कोई भी त्रुटि रह जाती है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया है? तो एरेथोस्थनीज ने। ठीक है, और भूगोल का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। नेक्स्ट, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे एवं विकास के बारे में दिया है चैप्टर नंबर 2। तो इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? सत्य क्वेश्चन पूछ रहा है, सत्य के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें निहारिका नेबुला को सौर मंडल का जनक माना जाता है, तो ये सही है। सूर्य एवं शुद्ध ग्रहों के पट्टी के बीच स्थित ग्रहों को भीतरी ग्रह कहा जाता है, तो ये भी सही है क्योंकि यहाँ पे सूर्य रहते हैं और यहाँ पे बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी और यहाँ पे होते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, तो ये भी सही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल में शुद्ध ग्रह पट्टी के बाहर अवस्थित ग्रहों को बाहरी ग्रह कहते हैं, तो बिल्कुल सही कहते हैं क्योंकि इधर बृहस्पति, शनि के बारे में रहते हैं, शनि, यूरेनस और नेपच्यून रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादलों के संचयन को निहारिका कहते हैं और निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, बुध, शुक्र व मंगल ग्रह को पार्थिव ग्रह कहा जाता है और कथन और कारक है। ठीक है, कारण है बुध, शुक्र, मंगल ग्रह गैसों से बने होते, तो नहीं, ये गैस से नहीं बने होते, ये ठोस से बने होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन सही है लेकिन आर गलत है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। शुक्र और शुद्ध ग्रह की पट्टियों के बीच अवस्थित बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल ग्रह पार्थिव ग्रह है, अतः यह कथन सही है। ठीक है, बुध, शुक्र व मंगल ग्रह पृथ्वी की भांति सैलों और धातुओं के बने होते हैं। ठीक है, तो ये गैसों के नहीं बने होते, इसलिए सेकंड कारण गलती हो गई। ठीक है, और जोवियस का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। ठीक है, इसमें पृथ्वी, शनि, यूरेनस और नेपच्यून गैस के बने होते हैं। ठीक है, जो सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बाहर का जो ग्रह होते हैं उनको जोवियन ग्रह कहते हैं। ठीक है, और जो गैसों से बने होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी क्वेश्चन सत्य के बारे में पूछ रहा है। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग के सिद्धांत है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट, 1920 में एडविन हबल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, तो ये भी सही है। और प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है। ठीक है, पर ये ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश वर्ष समय का नहीं, दूरी का मापक है, तो तीनों सही हैं। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितनी होती है? तो 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी सत्य क्वेश्चन पूछ रहा है कि सत्य कौन है? तो जुरासिक कल्प में डायनासोर का विकास हुआ था, तो ये सही है। ठीक है, और स्थल पर जीवन के प्रथम चीज पौधे का विकास सिलुरिया कल्प में हुआ था, तो ये भी सही है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पृथ्वी के इतिहास काल में डायनासोर का विकास जुरासिक कल्प में हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। स्थल पर जीव के प्रथम चीज पौधे का विकास सिलुरियस कल्प में हुआ है, तो ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी सत्य क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सत्य कौन है? तो देख लेते हैं। कैम्ब्रियन कल्प में स्थल पर कोई जीव नहीं था, तो सही है। ठीक है, क्योंकि ये पौधे थे। ठीक है, और रीढ़ की हड्डी वाले जीव व तथा रेंगने वाले जंतुओं का विकास क्रिटेशियस कल्प में हुआ है, तो नहीं, ये क्रिटेशियस कल्प में नहीं हुआ है। देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। कैम्ब्रियन युग में स्थल पर कोई जीव नहीं थे। ठीक है, कैम्ब्रियन युग में स्थल पर कोई जीव नहीं थे, पेड़ पौधे थे। ठीक है, बल्कि जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव पाए जाते थे। ठीक है, ये कैम्ब्रियन युग में। दूसरा है कार्बोनिफेरस कल्प में पहले रेंगने वाले जंतु तथा उसके बाद रीढ़ वाली जीव का विकास हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट,
नेक्स्ट तीसरा चैप्टर का है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसके बारे में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष स्रोत पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विकास की जानकारी प्रदान करता है? तो ये है 1 और 2 दोनों, धरातलीय चट्टान और ज्वालामुखी उद्गार। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विकास में जानकारी प्राप्त करने का प्रत्यक्ष स्रोत क्या है? धरातलीय चट्टान, पृथ्वी की गहरी खुदाई से प्राप्त पदार्थ तथा ज्वालामुखी उद्गार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने का अप्रत्यक्ष स्रोत है? उसमें प्रत्यक्ष स्रोत बोल रहा था, इसमें अप्रत्यक्ष स्रोत बता रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, अप्रत्यक्ष स्रोत पूछ रहा है, तो इसमें है उल्कापिंड भी है, अप्रत्यक्ष स्रोत है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र और भूकंप सब अप्रत्यक्ष स्रोत है। ठीक है, देख लेते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत में कौन कौन है। पृथ्वी के आंतरिक पदार्थ के गुणधर्म का विश्लेषण, उल्कापिंड, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकन क्षेत्र और भूकंप आदि अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। ठीक है, पृथ्वी के तल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दाब में वृद्धि होती है। ठीक है, तथा साथ ही पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है। ठीक है, ये भी ध्यान देने योग्य बात है। नेक्स्ट, कथन और कारण है। गुरुत्वाकर्षण का मान ध्रुवों पे अधिक होता है तथा भूमध्य रेखा पे कम होते हैं। ये कथन सही है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर धरातल में गहराई बढ़ने के साथ तापमान, दाब और घनत्व में वृद्धि होती है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि हाँ, ये भी सही है। लेकिन क्या है यहाँ पे सही का आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि एक ए में पूछ रहा है तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में और बी में पूछ रहा है गहराई के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हो डिस्क्रिप्शन में, पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा की दूरी अधिक एवं ध्रुवों की कम होती है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण का मान ध्रुवों पर भूमध्य रेखा की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, और नेक्स्ट है गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार बदलता रहता है। तो ये भी ध्यान देने योग्य बात है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें सत कथन पूछ रहा है कि सत कौन सा है? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊर्जा निकलने के कारण भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है। तो ये सही है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। पृथ्वी का वह स्थान जहां ऊर्जा निकलती है अधिकेंद्रन होता है। तो नहीं, अधिकेंद्रन नहीं, इसे उद्गम केंद्र कहते हैं, फोकस बॉडी कहते हैं। और सबसे पहले भूकंपीय तरंग को उद्गम केंद्र पर आती है। तो नहीं, उद्गम केंद्र पर नहीं आती, ये अधिकेंद्र पर आती है। देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में। भूकंप का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का कंपन। ठीक है, यह वह स्थान जहाँ ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र कहा जाता है। जहाँ ऊर्जा निकलती है उसको उद्गम केंद्र फोकस कहते हैं और उसको अवकेंद्रन कहते हैं। ठीक है, और भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीप होता है अधिकेंद्रन या ईपी सेंटर कहलाते हैं। ठीक है, और अधिकेंद्रन पर सबसे पहले भूकंप तरंगे को महसूस किया जाता है। ठीक है, और अधिकेंद्रन उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे उद्गम केंद्र है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है अधिकेंद्रन। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है डिस्क्रिप्शन में वही मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट, भूकंपीय तरंगों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे सत्य क्वेश्चन पूछ रहा है कि सत्य कौन कौन है। ठीक है, प्राकृतिक भूकंप केवल दुर्बल मंडल में आते हैं। तो नहीं, ये गलत है। ठीक है, भूगर्भिक तरंगे बॉडी वेव उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है। तो बिल्कुल सही। भूगर्भिक तरंगे एवं धरातल शैलों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण धरातल की तरंगे उत्पन्न होती है। तो ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आंसर हो गया। 2 और 3 सही है। देख लेते हैं। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में आते हैं। ठीक है, स्थल मंडल मतलब लिथोस्फीयर में आते हैं। ठीक है, स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को कहते हैं। ठीक है, और भूकंप मापी यंत्र को सिस्मोग्राफी, ये हमेशा PYQ में आता है कि सिस्मोग्राफी, भूकंप मापी यंत्र नहीं आएगा, उसका इंग्लिश आएगा सिस्मोग्राफी। ठीक है, भूकंपीय तरंगे 2 प्रकार के होते हैं, भूगर्भिक तरंगे बॉडी वेव और धरातलीय तरंगे सरफेस वेव। ठीक है,
भूगर्भिक तरंगें उद्गम केंद्र से ऊर्जा मुक्त होने के दौरान पैदा होती हैं। ठीक है, और तथा यहाँ पे लिखा है घनत्व वाले पदार्थों में तरंग का वेग अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ असत्य क्वेश्चन पूछ रहा है कि असत्य इसमें कौन कौन है, कौन से है। तो देखिए, पी तरंगे धरातल पे सबसे पहले पहुंचती है, तो ये सत्य है। ठीक है, पी तरंगों की प्राकृतिक प्रकाश तरंगे जैसी होती है, तो नहीं, ये प्रकाश तरंगे जैसी नहीं होती है। ठीक है, पी तरंगे ठोस, तरल तथा गैस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजरती, तो बिल्कुल सही। पी तरंगों की प्राथमिक तरंग कहते हैं, तो ये भी सही है। इसके बारे में देखते थे डिस्क्रिप्शन में। भूगर्भीय तरंगे दो प्रकार की होती हैं, पी तरंगे व एस तरंगे। ठीक है, पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे होती है और ये धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। ठीक है, पी तरंगों को प्राथमिक तरंग कहते हैं, तो ये भी सही है। पी तरंगे ध्वनि तरंगे जैसी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा था कि पी तरंगों की प्राकृतिक प्रकाश तरंगे जैसी होती है, तो गलत है, प्रकाश तरंगे तरह नहीं, ये ध्वनि तरंगों की तरह होती है। ठीक है, और ये तरंगे ठोस, तरल और गैस तीनों के पदार्थों से गुजर सकती है पी तरंग। ठीक है, नेक्स्ट भूगर्भीय एस तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। इसमें असत्य पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। एस तरंगे धरातल पे पी तरंगों के बाद पहुंचती है, बिल्कुल, क्योंकि पी तरंगों को प्राथमिक तरंगे कहते हैं और इस तरंगों को सेकेंडरी तरंग भी कहते हैं। ठीक है, इस तरंगे केवल ठोस पदार्थ के माध्यम से चलते, तो बिल्कुल सही। ठीक है, इस तरंगे सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है, नहीं, ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी नहीं होती है। विनाशकारी कौन होती है? धरातलीय तरंग ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। ठीक है, और इन तरंगों से शैल विस्थापित होती है और इमारतें गिर जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पी तरंगों में कंपन की दिशा तरंगों के संचरण की दिशा व समानांतर होती है, तो ये सही है। इस तरंगे जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार व गार्ड बनाती है, तो ये भी सही है। ठीक है, देखिए, पी तरंगों के कंपन की दिशा तरंगों के संचयन की दिशा के समानांतर होती है। ठीक है, नेक्स्ट, और यहाँ पे इस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल के में तरंगों की दिशा का समकोण पर कंपन पैदा करती है। ठीक है, और ये क्या है, उभार और गर्त बनाती है। ठीक है, धरातलीय तरंग अधिक विनाशकारी समझी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सत्य पूछ रहा है। जिन क्षेत्रों में भूकंपीय तरंग अभिलेखित होती है उन क्षेत्रों को भूकंपीय छाया क्षेत्र शैडो जोन कहा जाता है, तो नहीं, ये गलत है। ठीक है, पी तरंगों का छाया क्षेत्र एस तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत होती है, तो ये भी गलत है। ठीक है, देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत होती है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि पी तरंगों का छाया क्षेत्र एस तरंगों से अधिक होती, तो नहीं, एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों से अधिक होती है। ठीक है, और इस तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा है, वरन यह पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार के भूकंप उत्पन्न होने के कारण संबंधों को नीचे मिलान करने के लिए किया गया है। देख लेते हैं। भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के खिसकने से क्या होते हैं, विवर्तनीय भूकंप होते हैं, तो ये सही है। ठीक है, यहाँ पे युग सुमेलित की पूछा हुआ है। ठीक है, और एक खनन क्षेत्र में अत्यधिक खनन से क्या होते हैं, तो निपात भूकंप होते हैं, तो ये गलत हो गया। और परमाणु व रासायनिक विस्फोट से क्या होता है, तो विस्फोटक भूकंप होता है, ये भी दोनों गलत हुआ। तो इसमें सही कौन है, तो सही केवल एक है। ठीक है, नेक्स्ट, भूकंपीय तीव्रता को मापा जाता है, तो इसमें रिएक्टर स्केल से नापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी की संरचना के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, इस सत्य पूछ रहा है। महाद्वीपों में भूपरपट्टी की मोटाई महासागरों की तुलना में कम होती है, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि महाद्वीपों की भूपरपट्टी मोटाई महासागरों की तुलना में अधिक होती है, ना कि कम होती है। ठीक है, मुख्य पर्वतीय श्रृंखला में क्षेत्र में भूपरपट्टी की मोटाई सबसे कम होती है, तो ये भी गलत है। सही है, इसमें केवल 3। महासागरों के नीचे भूपरपट्टी की चट्टान बेसाल्ट से निर्मित होती, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। भूपरपट्टी पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है।
ठीक है। और ये जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है। महासागरों में भूपर्पट्टी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम होती है। ठीक है, महासागरों में। नेक्स्ट, मेटल की ऊपरी भाग को ध्रुवता मंडल या एथोस्फेयर कहा जाता है। तो ये सही है, मेटल के ऊपरी भाग को ध्रुवता मंडल कहा जाता है। ठीक है, इसमें केवल एक सही हो गया। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पे पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत मेटल होता है। ठीक है, और इसका घनत्व भूपर्पट्टी चट्टानों से अधिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट, भूपर्पट्टी एवं मेटल का ऊपरी भाग मिलाकर स्थल मंडल कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी के क्रोड के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। सत्य पूछ रहा है। पृथ्वी का बाह्य कोट तरल अवस्था में है तथा आंतरिक कोट ठोस अवस्था में है। ये सही है। ठीक है। पृथ्वी का कोट मुख्यतः निकेल एवं लोहे से बना होता है, तो ये भी सही है। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं? नीफे। निकेल एवं लोहा से बने होते हैं, उसको नीफे कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कथनों को सत्य कथन पूछ रहा है। इसमें देख लेते हैं। ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान तरल चट्टान पदार्थ ध्रुवता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंच जाती है, तो ये सही है। तरल चट्टानी पदार्थ जब मेटल के ऊपरी भाग में होता है तो इसे मैग्मा कहा जाता है। बिल्कुल सही है। ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान नाइट्रोजन व सल्फर के यौगिक बाहर निकलते हैं, तो बिल्कुल सही है। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। उसमें उसमें गैस पे क्या क्या निकलता है? नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन व आर्गन भी शामिल होते हैं। तो ये भी ध्यान देखेंगे ज्वालामुखी में। शील्ड ज्वालामुखी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है? तो ये डी, ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोट होते हैं, ये गलत है। ठीक है, बाकी सब सही है। देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन, देख लेते हैं क्वेश्चन। इस ज्वालामुखी के निकास वेंट को शील्ड शंकु रूप में संचयन का विकास होता है। हवाई द्वीप कहाँ है? ये ये अमेरिका में है। ठीक है, यूएसए में, यूएसए का भाग है। ज्वालामुखी इसी ज्वालामुखी को उदाहरण है। ठीक है। शील्ड ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल एवं ठंडे लावा के ठंडे होने पे बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी कुंड के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। कौन? ज्वालामुखी कुंड। बिल्कुल सही। ज्वालामुखियों में विस्फोट के दौरान विध्वंसक गर्त का निर्माण होता है, तो ये भी सही है। और इन ज्वालामुखियों को लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार विशाल तथा इसके पास ही स्थित होते हैं, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट, मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप में है। तो हवाई द्वीप में कौन है? मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निकलने वाले लावा के ठंडे होने से अग्नेय शैल बनती है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। ज्वालामुखी लावा जब धरातल के नीचे ठंडा हो जाता है तब इस दौरान बनने वाली अग्नेय शैल में पातालीय शैल कहते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, तो दोनों सही हो गए हैं। नेक्स्ट, लेकोलिथ और बैकोलिथ के निर्माण का संबंध किससे है? तो यह है ज्वालामुखी से। ठीक है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी अंतर्भेदी आकृति के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है? लावा का क्षैतिज दिशा में तस्तरी के रूप में जमता है, तो फैकोलिथ। अंतर्वेदी चट्टानों का क्षैतिज तरल में एक चादर के रूप में ठंडा होता है, तो शेल। या लावा का दरारों में धरातल के लगभग समकोण अवस्था में ठंडा होकर दीवार की भांति होता है, तो डाइक बोलते हैं। इसका देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। ये कौन सा? सी, 2 और 3 सही है। ठीक है, 2 और 3 देख लेते हैं। ऊपर उठे हुए लावा का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले
जाए वाले कमज़ोर धरातल में चला जाता है। यहाँ यह अलग अलग आकृतियों में जम जाते हैं। यह एक तस्तरी के आकार में जम जाते हैं। इसे लैपोलिथ कहलाता है। ठीक है। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सील या शीट कहते हैं। जमावों की मोटाई के आधार पर यह विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाले को शीट और घनी मोटाई वाले को सील कहते हैं। ठीक है। जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण होता है और अगर यह इस अवस्था में ठंडी हो जाए तो एक दीवार की भांति संरचना बनाती है। यही संरचना डाइक कहलाती है। ठीक है। पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र की अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में यह आकृति बहुतायत पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, कल हम चौथे टॉपिक करेंगे महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है। और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। जो कोई भी त्रुटि हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में हमें सजेशन अवश्य दें। ठीक है। थैंक यू। धन्यवाद।